हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स को थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या बोल रहा है? इफ द कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर इज इंक्रीज्ड इट मे लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि अगर सीआरआर को बढ़ाया जाएगा देन इट मे लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। दिस इज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। देख लेते हैं सीआरआर का मतलब क्या होता है। भाई आप लोगों ने वर्ड सुना होगा लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? दिस इज द सम ऑफ कैश रिजर्व रेशियो प्लस एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। भाई एलआरआर कौन प्रिस्क्राइब करता है? तो दैट इज प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। तो इसका मतलब क्या होता है कि आरबीआई ये बताता है कि बैंक के पास जितना डिपॉजिट है वो उसका कितने परसेंट लोन में घुमा सकता है और कितने परसेंट को उसको सेफ्टी मेजर्स के लिए रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक है उसके पास 100 रुपीज डिपॉजिट में आते हैं तो क्या पूरे 100 रुपीज को लोन में घुमा देगा? आंसर इज नो, क्योंकि बीच में कोई कस्टमर आ गया तो उसको पैसा कहां से देगा? तो आरबीआई बोलता है इस 100 रुपीज में से आप सिर्फ लोन में कितने घुमाओ? ओनली 75 रुपीज। सो मतलब उसने क्या बोला कि अराउंड 25% आप सेफ्टी मेजर्स के लिए एक साइड रख दो। अब इस 25 का भी ब्रेकअप किया जाता है। इसमें से अराउंड 4 to 5% रखाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर और अराउंड 20% रखवाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। तो सीआरआर का मतलब क्या होता है कि सीआरआर इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू कीप असाइड विद आरबीआई। ये कहां पर रखवाना पड़ता है बैंक को? आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। और एसएलआर का मतलब होता है कि दिस इज अराउंड 20% टू 20% अमाउंट को ब्लॉक करना पड़ता है बैंक को अपने खुद के पास, अपनी खुद की तिजोरी में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, है ना। सीआरआर में बैंक को कभी कोई प्रॉफिट नहीं होता है, एसएलआर में प्रॉफिट हो सकता है अगर वो गोल्ड वगैरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सीआरआर को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा। अगर सीआरआर को 5% से 10% कर दिया तो बैंक 75 रुपीज को भी लैंड नहीं कर पाएगा। नाउ बैंक विल बी एबल टू लैंड ओनली 70 रुपीज। व्हाट डज इट मीन कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ा देगा बैंक। क्यों? क्योंकि वो कम पैसे को लैंड कर पा रहा है तो अब 70 रुपए में ही उसको प्रॉफिट निकालने की कोशिश करना है। ए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बैंक विल इंडल्ज इन लेस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम द आरबीआई। बात बिल्कुल सही है। अब बैंक चूंकि इंटरेस्ट रेट महंगे करने वाला है तो हो सकता है अब लोग उससे कम ब्याज में पैसा उठाएं तो वो भी आरबीआई से कम बोरोइंग्स करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट का आंसर तो मेरा पहले स्टेटमेंट में आ गया, दैट इज ए। बी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। भाई सीआरआर और फिस्कल डेफिसिट का कोई डायरेक्ट रिलेशन हमको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है? इमीडिएट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लो इन द इकोनॉमी। वर्ड पे ध्यान देना, इमीडिएट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखो सीआरआर बढ़ा है तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोग अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा कहां जमा करेंगे? बैंक वगैरह में जमा करेंगे। लेकिन ये बोल रहा है इमीडिएट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लो। फॉरेन से इमीडिएट फंड आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। दिस इज डे टू डे ऑपरेशन, सो इमीडिएट तो नहीं होगा कोई भी इफेक्ट। डी देख लेते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर द पब्लिक एट लार्ज। अरे भाई सीआरआर बढ़ेगा तो अब लोन महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे हो जाएंगे तो यहाँ पर लोअर नहीं आएगा, हायर इंटरेस्ट रेट फॉर पब्लिक एट लार्ज आएगा। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ए का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2 क्या बोल रहा है? अ बैंक में डिसाइड टू फुलफिल इट्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऑब्लिगेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। भाई अगर एसएलआर के फॉर्म में बैंक अपने पास जो पैसा रखता है तो उसको किस फॉर्म में वो रख सकता है, ये पूछ रहा है। वो किस फॉर्म में एसएलआर की ऑब्लिगेशंस को बैंक फुलफिल कर सकता है। एसएलआर में स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि आरबीआई के पास ये पावर है और ये पावर किसने दी है? पार्लियामेंट थ्रू लॉ। सो पार्लियामेंट कैन, आरबीआई कैन प्रिस्क्राइब एसएलआर ऑब्लिगेशंस फॉर द कमर्शियल बैंक, दैट इज एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह। तो अगर एसएलआर में पैसा रखा तो बैंक कहां रखता है? तो खुद के पास रखता है, सेल्फ के पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी जरूरत पड़े हैंड टू हैंड वो चीजें बिक जाए। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं उन लिक्विड एसेट्स में? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं कि हाँ डेफिनेटली, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डिंग्स आर पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट। तो ये बैंक चाहे तो अपने जो 20% उसकी जो रिक्वायरमेंट है एसएलआर की, तो उसमें वो पैसा कहाँ पुट कर सकता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो सकता है गवर्नमेंट ब्याज भी दे रही हो, सो एसएलआर में बैंक को कुछ प्रॉफिट हो सकता है। सीआरआर में कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है और एसएलआर में पैसा खुद के पास रखती है, ना कि आरबीआई के पास रखवाती है। गोल्ड होल्डिंग्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। यस, गोल्ड भी काफी लिक्विड है, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट किया इजीली बिक जाएगा और पैसा कैश हो जाएगा, और गोल्ड में भी इवन बैंक्स को प्रॉफिट हो सकता है। बात सही है। थर्ड लिखा वॉल्ट कैश, कि अपनी तिजोरी में कैश के फॉर्म में पैसा रिजर्व कर दे। यस, ये भी बैंक चाहे तो कर सकता है, लेकिन यूजुअली वो वॉल्ट कैश में पैसा नहीं रखेगा क्योंकि यहाँ पर उसको प्रॉफिट नहीं होगा। कैश रखा, आइडियल मनी इज इक्वल टू लॉस मेकिंग, आपको पता है, क्योंकि जिससे पैसा लिया उसको तो ब्याज देना, और अगर आप कैश में घर पे रख के बैठे हो पैसा तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। सो इसका आंसर तो क्या जाएगा? 1, 2 एंड 3। बैंक चाहे तो तीनों फॉर्म में एसएलआर ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सो आंसर हो जाएगा मेरा डी। इजी क्वेश्चन था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ के बारे में बात कर रहा है। अब एमएसएफ क्या होता है उसके पहले मैं कुछ और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। भाई अगर किसी भी बैंक को, बैंक बोले तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहा हूँ, अगर इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, इसको किसकी ज़रूरत पड़ी, रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेगा भाई, या तो ये पब्लिक के पास जाएगा और पब्लिक से डिपॉजिट लेकर के आएगा, या दूसरा ये किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, बिकॉज आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। जब बैंक के पास कोई चारा नहीं बचता तो कहाँ जाते हैं, आरबीआई के पास लोन लेने जाते हैं। अब अगर आरबीआई से कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो आरबीआई लोन तो दे देगा लेकिन बदले में इंटरेस्ट लेगा। आरबीआई जिस रेट पे लोन देगा उसको हम बोलेंगे रेपो रेट। रेपो रेट मतलब होता है रीपरचेसिंग एग्रीमेंट। 0 to 28 डेज के लिए लोन यहां से प्रोवाइड किया जाता है। बट फॉर एग्जांपल कोई बैंक ऐसा था जिसने अपनी रेपो रेट की लिमिट को खत्म कर दिया है, अब वो क्या करेगा, अभी भी उसको लोन की जरूरत है क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे कस्टमर खड़े हुए हैं जिनको लोन चाहिए, तो वो आरबीआई से और पैसा चाहता है, लेकिन अब रेपो रेट विंडो के थ्रू उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो एक और विंडो है उसके थ्रू जा सकता है, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएल जिसको बोलते हैं। अब देखना एमएसएल में क्या कर रहा है, बैंक अपनी लिमिट के ऊपर बोरो करने की कोशिश कर रहा है आरबीआई से। सो ऑब्वियस है अगर रेपो रेट पे मान लो आरबीआई कितना परसेंट ब्याज लेने वाला था, 3 to 4%। सो एमएसएफ इज अ पीनल रेट। यहां पर वो बोलेगा नहीं, बिकॉज यू आर बोरोइंग ओवर एंड अबव योर लिमिट, नाउ यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो यहां पर बोलेगा अराउंड प्लस 0.5% एक्स्ट्रा आपको चार्ज करना पड़ेगा। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी फंक्शन एज लास्ट रिसोर्ट फॉर द बैंक टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स ओवर एंड अबव दैट अवेलेबल अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो। एलएफ मतलब बोले रेपो रेट में जो अवेलेबल है उनको उससे ऊपर बोरो करना है, तो हाँ बोले पीनल रेट है, लास्ट रिसोर्ट है बैंक के पास, तो यहां से वो पैसा ला सकता है। बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, एमएसएफ इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट एट विच बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट मच चीपर रूट देन रेपो रेट, एट मच हायर रूट। यहां पर चीपर नहीं आएगा, यहां पर क्या होता है, दिस इज अ पीनल रेट, तो चीपर रेट तो नहीं होगा यहां पर। सो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा मेरा, इनकरेक्ट। Which of the following is are correct? So correct क्या है इसमें, 1 only correct है, और 1 only कहां पर दिया हुआ, A में। So A is the correct answer of question number 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ पे है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ गई है। जब इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन में क्या होता है आप लोगों को पता है, मनी सप्लाई काफ़ी बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं और डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर महंगाई की प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिलती है। अब अगर महंगाई से लड़ना है तो मनी सप्लाई पे अटैक करना पड़ेगा, तो आरबीआई के पास एक टूल होता है जिसको बोलते हैं वी कॉल इट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, कौन परफॉर्म करता है इस टूल को, आरबीआई। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का काम करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। भाई कैसे, वो गवर्नमेंट सप्लाई को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल भी कर सकता है, बाय भी कर सकता है। अगर मान लो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा तो क्या होगा, लोगों को कागज के टुकड़े देगा और उनसे पैसा वापस ले लेगा। तो अगर सेल किया तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी तो उनसे कैश ले लिया। अगर बैंकों के पास कैश नहीं है तो वो जनता को दे ही नहीं पाएंगे, तो बात बिल्कुल सही है। अगर बाय किया, अगर बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी तो बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदोगे तो बैंकों को कैश में पैसा दोगे तो बैंक जनता को पैसा दे देंगी। तो अगर बाय करेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई क्या करना चाहता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इन्फ्लेशन में जो होता है डिफ्लेशन में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन इंक्लूड्स बोथ आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर एडजस्टिंग लिक्विडिटी। यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बिल्कुल बात सही है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अलाउ लार्ज कैपिटल इनफ्लो टू बी एब्जॉर्ब थ्रू सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल। अब इसका मतलब समझना, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। भाई देखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन क्या हो, अगर बहुत सारा लार्ज कैपिटल इनफ्लो हो जाए इकोनॉमी के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, इवन फॉरेन वालों से भी पैसा आ जाए, शायद ओपन मार्केट ऑपरेशन अब इनफ नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इतनी ज्यादा है नहीं। तो इस केस में आरबीआई एक नई चीज को यूज करता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या रहती है,
मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ गई है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इस केस में आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट से बोलेगा कि आप मुझे कुछ नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रिंट करके दो, क्योंकि मेरे पास इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है कि मैं लिक्विडिटी को मैनेज कर पाऊँ। गवर्नमेंट बोलेगी ओके, गवर्नमेंट नई जीसेक प्रोवाइड करेगी और आरबीआई क्या करेगा, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा। सेल करके पूरे पैसे को क्या कर लेगा, सक कर लेगा। लेकिन ये पैसे को गवर्नमेंट यूज नहीं करेगी। यूजुअली ये वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से पैसा आता है उसको गवर्नमेंट यूज करती, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती भाई कागज हमने लिख के दिया है, हम आपको ब्याज दे देंगे और आप बैंकों को ब्याज दे देना। लेकिन यहां पर ये जो जीसेक वाली सिक्योरिटीज में डील होती है ये गवर्नमेंट यूज नहीं करती है, क्योंकि इसका पर्पस गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं करती है बल्कि लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए करती है। तो इसके लिए आरबीआई में मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में आरबीआई के पास एक अलग से फंड क्रिएट करती है गवर्नमेंट और उसके थ्रू ये सारा बाय एंड सेलिंग का काम करती है। सो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अलाउज लार्ज कैपिटल इनफ्लो टू बी एब्जॉर्ब्ड। हाँ, बड़े बड़े पैसे को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं थ्रू सेल ऑफ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल। बात बिल्कुल सही है। सो मेरे यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। सो आंसर हो जाएगा मेरा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। सो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और ओपन मार्केट ऑपरेशन को ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर दिए हुए क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होती हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होती है। क्वांटिटेटिव मेथड में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रेशियो, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि सीआरआर और एसएलआर बैंक को रखना पड़ता है। बोले किस चीज का सीआरआर और एसएलआर, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास कुछ पैसा आया, कितना पैसा आया, 100 रुपये। 100 रुपये कहाँ आए उसके, बोले या तो करंट अकाउंट में आए या तो सेविंग अकाउंट में आए। और कुछ पैसा और आया अराउंड 500 रुपये, ये कहाँ पर आया उसके पास, टाइम डिपॉजिट्स में आए, बोले एफडी में आए या तो आरडी में आए। तो बैंक को किस पैसे का सीआरआर और एसएलआर का परसेंट रखना है। सो बोले नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज देखो, बोले 14 डेज, बोले लास्ट 14 डेज का आप देखो, फ्राइडे टू फ्राइडे, जुम्मे के जुम्मे देखो, बोले जुम्मे के जुम्मे लास्ट 14 डेज में आपके पास कितना पैसा है। बैंक ने बोला फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़, तो बोले बस इस 1 लाख रुपए का आप 5% सीआरआर के फॉर्म में रख देना और 20% एसएलआर के फॉर्म में रख देना एंड दैट्स इट। सो इसको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सबको आपने ऑलरेडी बेसिक्स में कवर कर लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, टेलर्स रूल समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। टेलर रूल की बात कर रहा है। दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। इसका आंसर मैं ही डायरेक्ट आपको बता देता हूं। टेलर रूल क्या है, टेलर रूल इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी रेट। अब टेलर रूल क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल कितना इन्फ्लेशन है इस समय 10%, तो टेलर रूल बोलता है कि इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक को, दैट इज आरबीआई को क्या करना चाहिए, बोले जितना इन्फ्लेशन का रेट है उससे थोड़ा सा बढ़ा के ब्याज दर को अवेलेबल करा दो, देन इन्फ्लेशन विल कम ऑटोमेटिकली इन कंट्रोल। कैसे, बोले अगर इन्फ्लेशन का रेट है 10%, तो आप इंटरेस्ट रेट को कितना कर दो, 10.5% कर दो, लोनों को महंगे कर दो, देन ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन विल कम अंडर कंट्रोल। सो दिस इज द टेलर्स रूल, काफी फेमस है, इसको काफी कंट्रीज यूज करती है, इसलिए न्यूज में रहता है। तो टेलर रूल इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नेगेटिव रेट पॉलिसी। नेगेटिव रेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है, अगर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है, देन व्हाट आरबीआई विल डू, आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही है, महंगाई आ रही है, सो वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाए, राइट। लेकिन अगर मान लो इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफ्लेशन का मतलब होता है कि डिमांड काफ़ी कम है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, द डिमांड इज़ वेरी लो, डिमांड बहुत ज़्यादा कम है। डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम है, और अगर प्रोडक्शन कम है तो फिर लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपनीज लोगों को बाहर कर देंगी। सो अगर डिफ्लेशन से लड़ना है तो आरबीआई इस केस में क्या करेगा, सो आरबीआई विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। इस केस में वो इंटरेस्ट रेट को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, ताकि लोन सस्ते हो जाएं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करें। लोग ज़्यादा बोरो करेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी सो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या हो कि इंटरेस्ट रेट इज ऑलरेडी जीरो। अगर क्या हो, इस सिचुएशन में डिफ्लेशन आ गया किसी देश में और वहां पर इंटरेस्ट रेट या तो जीरो हो या इवन नेगेटिव हो, अब क्या करेगा आरबीआई, या अब क्या करेगी उस देश की सेंट्रल बैंक। सो दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं नेगेटिव रेट पॉलिसी डिलेमा, कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, फिर भी लोग क्या है, पैसा नहीं ले रहे हैं। इंटरेस्ट रेट क्या, बैंक बोल रहा है हम 0% में भी देने को तैयार है, लेकिन लोग बोल रहे हैं हमको चाहिए ही नहीं पैसा,
तो ये क्या है, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। तो ये बोल रहा अंडर द पॉलिसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट रेट फॉर पार्किंग एक्सेस रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। हाँ, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि अगर एसबीआई जनता की जगह अगर अपना पैसा आरबीआई में डिपॉजिट कर देगा तो आरबीआई उसको क्या ब्याज देगा, तो नेगेटिव ब्याज देगा या तो जीरो ब्याज देगा। सो कभी भी एसबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास लेके जाएगा ही नहीं, और एसबीआई हमेशा कोशिश करेगा कि मैं जनता को अपना पैसा दे दूं सो दैट मनी सप्लाई कैन बी इंक्रीज। तो ऐसा होगा, बिल्कुल बात सही है, ऐसा ही होता है कहां पर, नेगेटिव रेट पॉलिसी में। दूसरा बोल रहा था पॉलिसी सूटेड फॉर द नेशन इकोनॉमिकली सफरिंग फ्रॉम परसिस्टेंट इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस लिक्विडिटी इन द सिचुएशन। भाई हम लोगों ने देखा नेगेटिव रेट पॉलिसी की जो डिलेमा है वो उस देश में आती है दैट इज सफरिंग फ्रॉम परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, नहीं परसिस्टेंट डिफ्लेशन, जहां पर डिफ्लेशन की प्रॉब्लम रहती है तभी तो नेगेटिव रेट, क्या इंटरेस्ट रेट जीरो है, नेगेटिव है, उसके बाद भी इंपैक्ट नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन नहीं आएगा, डिफ्लेशन और रेसेशन आएगा, है ना, और ड्यू टू एक्सेस लिक्विडिटी नहीं, लेस लिक्विडिटी इन द सिस्टम आएगा। तो दिस इज रॉन्ग। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो ओनली वन इज करेक्ट। तो ओनली वन कहां पर दिया हुआ, ए में दिया हुआ। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अब भाई हम लोगों ने अभी देखा रेपो रेट, देखा हम लोगों ने, व्हाट इज दिस रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है दैट कमर्शियल बैंक, मतलब बोले एसबीआई, कैन बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। बोले कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाएंगे। रेपो रेट आपको ध्यान रखना शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, 0 to 28 डेज के ही लिए पैसा उठाया जाता है। सो रेपो रेट ये रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरो करके लाती है। लेकिन बीच में आरबीआई ने एक नया टूल यूज किया, एक नया अस्त्र यूज करा, नया इनोवेशन किया। उन्होंने बोला लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, रेपो इज फॉर शॉर्ट टर्म, सो लॉन्ग टर्म इज फॉर 1 to 3 ईयर्स। बोले अब 1 से 3 साल के लिए पैसा आप ले सकते हो, किस रेट पे, रेपो रेट के इंटरेस्ट पे ही ले सकते हो। सो नाउ एसबीआई कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और किस रेट पे ले सकती है, रेपो रेट के ऊपर ही ले सकती है। तो बात बिल्कुल सही है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। आरबीआई यूजेस long term repo operation to provide liquidity to bank at rate higher than prevailing repo rate, नहीं higher than नहीं, at the rate at which repo rate is going on। तो repo rate के ही रेट पे आरबीआई पैसा देता, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एम्स टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट फ्रॉम ड्रिफ्टिंग फार अवे फ्रॉम द रेपो रेट। यस, इसीलिए लाया जाता है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से कहीं दूर ना चले जाए। इसलिए बैंक को श्योरिटी देने के लिए आरबीआई क्या करता है, उनको सस्ते रेट में लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड कर देता है रेपो रेट के इंटरेस्ट पे। तो ये बात बिल्कुल सही है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 2 इज करेक्ट। सो मेरा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के लेक्चर्स चाहते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, हम लोग टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो यूपीएससी और एमपीपीएससी के न्यू बैच अवेलेबल है, दैट टू एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500, जिसमें प्री प्लस मेंस का आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाता है विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, द रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो फ्रॉम अदर बैंक। क्या रिजर्व बैंक अदर बैंक से बोरो करता है, अदर बैंक रिजर्व बैंक से बोरो करते हैं। रेपो रेट इज द रेट एट विच एसबीआई बोरोज फ्रॉम आरबीआई। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, उल्टा लिख दिया है, ये रिवर्स रेपो रेट की डेफिनेशन दे दी है इन्होंने। 2 क्या बोल रहा है, इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक रिड्यूस रेपो रेट एज दिस रिड्यूसेस लिक्विडिटी इन द सिस्टम। रेपो रेट का मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अभी रेपो रेट है, फॉर एग्जांपल एसबीआई आरबीआई से पैसा लाता है, तो रेपो रेट पे लेकर क्या आएगा, तो अभी रेपो रेट कितना है 3%। अगर एसबीआई को 3% पे ब्याज मिलेगा तो शायद जनता से 6 या 7% लेगा अपना प्रॉफिट निकाल के, लेकिन अब आरबीआई बोलता है कि नाउ रेपो रेट इज 5%। सो अब एसबीआई को और महंगे लोन करना पड़ेंगे, तो रेपो रेट जितना बढ़ेगा जनता के लिए लोन उतने महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अब एसबीआई महंगे में पैसा ला रहा है आरबीआई से, तो जनता को भी महंगे में देने वाला है। इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस रेपो रेट। अरे जब महंगाई की प्रॉब्लम है तो ब्याज दरों को महंगी करना पड़ेगी ताकि लोग कम लोन लें, ताकि क्या हो, मनी सप्लाई कम हो जाए। सो इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस आएगा यहाँ पे द रेपो रेट एट इट रिड्यूसेस द लिक्विडिटी इन द सिस्टम। तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, पॉलिसी कॉरिडोर इन मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन।
पॉलिसी कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, तो भाई आरबीआई खुद ही बताता है। पॉलिसी कॉरिडोर का मतलब होता है जो हमारा सबसे कम ब्याज है, दैट इज एट रिवर्स रेपो रेट, प्लस जो हमारा सबसे हाईएस्ट ब्याज है, बोले वो कहाँ रहता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दैट इज द पीनल रेट। बोले इसके बीच का जो डिफरेंस है, बोले इसके बीच में हम सारे खेल खेलते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी कॉरिडोर। सो बेस रेट एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट, भाई ये एमसीएलआर क्या होता है अभी आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। रेपो रेट एंड एमसीएलआर नहीं, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। और आपको पता होगा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक, या फिर बैंक्स मतलब यहाँ पर कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ से पैसा लेकर के आएगा, एसबीआई से पैसा लेकर के आ जाएगा। लेकिन अगर एसबीआई से पैसा लाएगा तो ऑब्वियसली एसबीआई को ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन वो रेपो रेट से थोड़ा सा कम होगा। ये सारे बेसिक्स हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको कवर बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो नहीं, ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। पॉलिसी कॉरिडोर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the Reserve Bank of India increases the repo rate by 50 basis point, which of the following likely to happen? बेसिस पॉइंट क्या होता है भाई, परसेंट में गेम होता है, 1% होता है मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5% की बात कर रहा है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5% बढ़ा देगा तो क्या होगा। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज फ्रॉम सेंट्रल बैंक, यही हम लोगों ने देखा था आरबीआई। अब मान लो रेपो रेट क्या था, अभी था एसबीआई के लिए रेपो रेट 3%। भाई 3% में अगर वो पैसा लाया तो प्लस 2% वो प्रॉफिट कमा के जनता को कितने में दे देता है, 5% में। लेकिन अब रेपो रेट कितना हो गया है, 3.5% हो गया है, तो प्लस 2% तो अपने कमाएगा, तो अब जनता को कितने में पैसा देगा, 5.5% में। मतलब लोन्स महंगे हो जाएंगे अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा, तो ये सिंपल बात है। इंडिया जीडीपी ग्रोथ इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली इज एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट एंड दिस इज इनकरेक्ट। जीडीपी ग्रोथ एकदम से नहीं बढ़ जाने वाली, अगर ऐसा होता तो आरबीआई ने मेजर्स को ले लिया होता, रॉन्ग। बी क्या बोल रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू द कंट्री। देखो बोल रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे ब्रिंग मोर कैपिटल, बिल्कुल यहां पर ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल डेफिनेटली तुरंत आ जाएगा, इमीडिएट आ जाएगा। अगर ब्याज महंगे होंगे तो अब जो विदेशी लोग हैं वो क्या करेंगे, भारत की बैंकों में अपना पैसा जमा करेंगे, क्योंकि क्या ब्याज महंगे हैं तो उनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये वाली बात सही हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो जनता के लिए ब्याज महंगे हुए हैं, अगर जनता के लिए ब्याज महंगे हुए हैं तो देखना एसबीआई को अब आरबीआई महंगे में दे रहा है तो वो जनता से भी महंगे में ही पैसा लेगा। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू द कंट्री, तो ये बात सही है। सी को भी देख लो, इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, ड्रास्टिकली एकदम अचानक से सब हो जाएगा क्या, दिस इज रॉन्ग। डी क्या बोल रहा है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट्स, तो देखो यहां पर डी भी करेक्ट है मेरा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स मतलब एसबीआई में इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट, यस 5 से 5.5% कर दिया। लेकिन हमने देखा था कि बी भी करेक्ट हो सकता है, डी भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन यूपीएससी बोलता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो क्या होगा यहाँ पर, डी होगा। सो बी इज नॉट द आंसर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू द कंट्री, नो जरूरी नहीं है, ऐसा तो होगा, लेकिन इसमें से ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द आरबीआई हैज मेड इट कंपलसरी फॉर द बैंक टू लिंक देयर न्यू फ्लोटिंग रेट ऑफ होम, ऑटो एंड एमएसएमई लोन टू एक्सटर्नल बेंचमार्क सो दैट बोरोअर कैन इजीली एंजॉय लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, विच ऑफ दीज कैन बी चूजन एज एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। अब भाई यहाँ पर दो वर्ड यूज हो रहा है, एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। अब एक्सटर्नल बेंचमार्क्स के पहले अपन एक सिस्टम समझते हैं, MCLR, जो अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में आया था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। भाई अगर एसबीआई किसी को लोन में पैसा देता है, एसबीआई किसी को लोन में पैसा देता है, तो वो लोन का इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करता है, कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करता है। तो भाई देखो, अगर एसबीआई किसी को लोन में पैसा देता है तो वो भी तो किसी से पैसा लाता होगा। फॉर एग्जांपल वो किसी से पैसा लाया कितने पे, 5% पे, चाहे वो रेपो रेट हो सकता है, आरबीआई से पैसा लाया हो या जनता से पैसा लाया हो, जहाँ से भी लाया उसको पैसा कितने इंटरेस्ट रेट पे मिला, 5%। प्लस वो अपने एक्सपेंडिचर जोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उसको पता चला भाई मेरा डे टू डे लाइफ में सारे ट्रांजेक्शन करने में 1% खर्च हो जाता है, प्लस अब वो अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा 2%, तो वो जनता को कितने में पैसा दे देगा, 5 + 1 6, 6 + 2 8%। सो 8% क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, है ना। अब देखना अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आरबीआई ने रेपो रेट को घटा दिया। पहले रेपो रेट कितना चल रहा था, पहले रेपो रेट चल रहा था 5%, अब आरबीआई ने उसको घटा के कितना कर दिया, 4%। अगर रेपो रेट घटा दिया
तो क्या SBI भी अब अपना ब्याज 8 से 7 कर देगा क्योंकि उसको पैसा सस्ता मिल रहा है? तो RBI देख रहा था कि जब मैं 1% रेपो रेट घटाता था लेकिन जनता के लिए SBI सिर्फ लोन 0.5 या 0.25% ही सस्ते करता था, मतलब पूरा 1% जनता को ट्रांसफर नहीं करता था। RBI ने बोला दिस इज रॉन्ग, दिस इज मॉरली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप मॉनेटरी ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं कर रहे हो। आपको अब पैसा सस्ते में मिल रहा है लेकिन आप अपने प्रॉफिट को और बढ़ा रहे हो, 1 की जगह 1.5% ले रहे हो, दिस इज रॉन्ग। ऐसी सिचुएशन में RBI ने क्या बोला कि भाई अभी तक तो आप सब इंटरनल मैकेनिज्म ही चला रहे थे लोन पे, तो अब RBI ने बोला दिस इज नॉट करेक्ट। उन्होंने बोला नाउ यू हैव टू यूज एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। एक्सटर्नल बेंचमार्क्स मतलब कि जो आप अपने लोन का इंटरेस्ट डिसाइड करते हो। अब बोले वो कैसे डिसाइड करोगे? अब कैसे एक्सटर्नल बेंचमार्क के थ्रू SBI कैसे पैसा देगा? बोले मैंने जो एक्सटर्नल बेंचमार्क्स दिया है पहले आप उसका इंटरेस्ट देखो, प्लस आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो, प्लस आप अपना प्रॉफिट देखो। मतलब अगर यहां पर कोई भी चेंज आएगा तो SBI के लोन में डेफिनेटली डिफरेंस देखने मिलेगा। तो बोल रहा है विच ऑफ दीज कैन बी चूजन एज एक्सटर्नल बेंचमार्क। बोले एक्सटर्नल बेंचमार्क्स कौन कौन सी चीजों को चूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है एक्सटर्नल बेंचमार्क्स को चूज करना है आपको, तो बैंक किन किन में से चूज कर सकता है? रेपो रेट को चूज कर सकता है, सो रेपो रेट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस उसका प्रॉफिट निकाल सकता है। 3 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड देख सकता है या 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड देखता है, और एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो बोले इनके साथ उसको लिंक करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर RBI ने रेपो रेट 1% घटाया, अगर RBI ने रेपो रेट 1% घटाया तो डेफिनेटली SBI का इंटरेस्ट रेट भी 1% कम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक्ड है एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ। MCLR में सारी चीजें इंटरनली चल रही थी, अब यहां पर क्या हो गया? SBI की मजबूरी हो गई। वो चाहे तो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता है लेकिन फिर वो हमेशा के लिए बढ़ा के ही रखेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? RBI अगर चाह रहा है जनता को लोन सस्ते में मिले तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन प्रॉपर हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं अपन लोग विच ऑफ दीज कैन बी चूजन एज एक्सटर्नल बेंचमार्क। बैंक रेट था क्या वहां पर? नहीं, रेपो रेट था वहां पे। बैंक रेट नहीं था, रेपो रेट था। हाँ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी था? नहीं था। प्राइम इंटरेस्ट रेट था? नहीं था। लेकिन हाँ वो यील्ड वगैरह की बात कर रहा था। कौन सी यील्ड? ट्रेजरी यील्ड, 3 मंथ और 6 मंथ, वो ध्यान रखना है। और एनी अदर बेंचमार्क रेट पब्लिश बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो रेपो रेट ही था उसमें, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली, तो दैट इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। क्वांटिटेटिव मेथड की बात कर रहा है। क्वांटिटेटिव मेथड को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले चार्ट में देखा था। डिस्काउंट रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका तो मीनिंग भी समझा था, है ना। वेरिएबल रिजर्व रेशियो मतलब CRR SLR, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट वगैरह, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दैट इज द पीनल रेट। तो ये हम लोगों ने देख लिया। डिस्काउंट रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो ये कौन सी मेथड्स है? क्वांटिटेटिव, डायरेक्टली ट्राइंग टू अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ द मनी सप्लाई। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ये तो हमने कहीं नहीं देखा, सो दिस इज रॉन्ग। रेशनिंग, रेशनिंग का मतलब क्या होता है? लोन टू रेशनिंग का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कोटास वगैरह फिक्स करना। सो दिस इज क्वांटिटेटिव मेथड, नॉट सॉरी दिस इज क्वालिटेटिव मेथड, नॉट क्वांटिटेटिव मेथड। डिस्काउंट रेट पॉलिसी, यस। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज 3 and 4 ओनली। और ये हम लोगों ने पहले भी चार्ट देखे थे, आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके वो चार्ट को देख लेना। विद रेफरेंस टू कैश मैनेजमेंट बिल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या होते हैं? पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। दे आर लॉन्ग टर्म बिल्स। 2 बोल रहा है द बिल्स आर इशूड बाय RBI ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। दे आर एलिजिबल एज SLR सिक्योरिटीज फॉर बैंक। कैश मैनेजमेंट बिल्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जेंट फंड की ज़रूरत पड़ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जेंट फंड की ज़रूरत पड़ गई और फंड इतना बड़ा है कि RBI के पास अभी नहीं है गवर्नमेंट को लोन देने के लिए। सो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट बिल्स निकाल देगी। मतलब गवर्नमेंट एक टाइप के बॉन्ड्स इशू कर देगी और वो बॉन्ड्स किसको दे देगी? RBI को दे देगी। और RBI को बोलेगी कि आप जाके इसको मार्केट में सेल कर दो। कहाँ कर दो? मार्केट में सेल कर दो। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी। सो गवर्नमेंट मार्केट से लोन उठाना चाहती है एट सर्टेन काइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये बॉन्ड को खरीदेगा कौन? लोग बोल रहे हैं हमको नहीं खरीदना, है ना। बैंक बोल रही है हमको भी नहीं खरीदना। तो RBI ने एक नया फंडा बोला। RBI ने बोला कि भाई जो भी आदमी कैश मैनेजमेंट बिल्स में इन्वेस्टमेंट करेगा सो उसको हम आपकी SLR ऑब्लिगेशंस में भी काउंट कर लेंगे। और आपको पता है SLR मतलब क्या होता है कि अगर बैंक के पास 100 रुपया है,
सो उसमें से उसको 5% या 5 रुपये तो कहाँ रखना पड़ते हैं, CRR में, कैश के फॉर्म में RBI के पास, प्लस 20 रुपीज़ भी अलग से रखना पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ SLR। और SLR में बैंक क्या करता है, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये पैसा अपने पास ही रखता है। तो बोले अगर आपने कैश मैनेजमेंट बिल में भी इन्वेस्टमेंट किया तो हम उसको SLR ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट आपका काउंट कर लेंगे। तो SLR में बैंक को प्रॉफिट भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैश मैनेजमेंट बिल में गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करने वाली है, इंटरेस्ट। तो बैंक वगैरह सोचेंगे चलो SLR में पैसा डाल देते हैं, क्योंकि ये तो हमारी क्या है, लॉ के थ्रू रिक्वायरमेंट है, ऑब्लिगेशन है, और इसको तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। सो दे आर लॉन्ग टर्म बिल्स, नहीं दे आर शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। तो दिस इज रॉन्ग। और गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए क्यों इशू करती है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट का मिसमैच हो जाता है। बोले यार अभी फिलहाल के लिए जरूरत है, 15-20 दिन के लिए जरूरत है, 25 दिन के लिए जरूरत है, तो फिलहाल के लिए हमको पैसे की जरूरत है, और 25 दिन बाद आ जाएंगे तो हम बॉन्ड वापस खरीद लेंगे और उन लोगों को उनका पैसा वापस रिटर्न कर देंगे। द बिल्स आर इशूड बाय RBI ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यस, दीज बिल्स आर इशूड बाय RBI बट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात सही है। दे आर एलिजिबल एज SLR सिक्योरिटीज फॉर बैंक, तभी तो ये मार्केट में बिक रही है। 3 भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। 2 and 3 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी बताया कि अगर आपको भी UPSC और MPPSC का न्यू बैच ज्वाइन करना है, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो परसिवरेंस IAS के ऐप के ऊपर आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस की 1 ईयर की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, टाइमली सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वॉज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग, इट कोइंसाइडेड। मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ तो उसके साथ और क्या हुआ, इनमें से उसी समय में और क्या हुआ। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ, आप लोगों को पता होगा कब हुआ, 1969 में ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय में हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जहां पर बैंक को क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया था, मतलब प्राइवेट बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया गया था। पहला बोल रहा है फाउंडिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI कब बना था, ये तो हमको पता 1937 में बन गया था थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये तो भाई कब की बात कर रहा है, देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो दिस शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। फाउंडिंग ऑफ नाबार्ड, भाई नाबार्ड कब बना था, 1980s में बना था। बोले एग्रीकल्चर के लोन देना, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट, तो दिस इज ऑल्सो देखा जाए तो अलग है। दे 1969 1980 तो नाबार्ड तो बहुत बाद में बना, तो इसके साथ तो नहीं हुआ। अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो नेहरू के समय ही आ गई थी। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, 1969 में। सो इनमें से कोई भी इवेंट इसके साथ कोइंसाइड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, दिस पर्टिकुलर मॉनिटरी एग्रीगेट रिसीव्ड अ नियर 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17 एंड अ लार्ज स्लम्प, मतलब उसमें फिर डाउनफॉल देखने को मिला इन द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। व्हाट इज योर बेस्ट गेस अमंग द फॉलोइंग। भाई बोल रहा है कि ऐसा क्या था, ऐसा इनमें से कौन सी चीज थी जिसमें 50% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिली, कब 2016-17 में देखने के लिए मिली, और फिर उसके बाद बड़ा डाउनफॉल भी देखने मिला इन 17-18। तो भाई आपको पता होगा 2016 में क्या हुआ था, 2016 में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसको हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था, लोगों को अपने 500 और 1000 रुपए के नोट को बदलाना थे, तो वो सारे नोट्स को लेकर के कहाँ गए थे, बैंक्स। सो बैंक्स के पास अचानक से बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स आया था, कब 2016-17 में। सो डिपॉजिट्स उनका अचानक से ग्रो कर गया था अराउंड 50%। अब जब नोट जमा हो गए तो अगले साल या थोड़े समय बाद लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स को वापस भी निकालेंगे, और जब वापस निकालेंगे तो वापस ये डिपॉजिट का क्या शुरू हो जाएगा, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। सो यही क्वेश्चन पूछ रहा। तो किसके बारे में बात कर रहा, करेंसी विद पब्लिक नहीं, पब्लिक के पास नहीं था पैसा उस समय, बैंक में चला गया था। कैश विद बैंक्स, यस कैश विद बैंक्स अचानक से बढ़ा और फिर घट गया। बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, अरे भाई ये तो अभी जनता के पास पैसा है ही नहीं, तो वो डिमोनेटाइजेशन में ये सब काम नहीं हुआ। नैरो मनी इज ऑल्सो इररिलेवेंट हियर। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज कैश विद बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, हाई स्ट्रीट बैंकिंग बेनिफिट्स विच ऑफ दीज कस्टमर बेसिस द मोस्ट। हाई स्ट्रीट बैंकिंग की बात कर रहा है और वो कौन से कस्टमर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा स्मॉल रिटेल कस्टमर। हाई स्ट्रीट बैंकिंग का मतलब होता है ये वो बैंक्स होते हैं, हाई स्ट्रीट बैंकिंग वो बैंक होते हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। कहाँ कहाँ पर होती हैं, अर्बन एरियाज़ में होती है, रूरल एरियाज़ में होती है, काफ़ी बड़े एरियाज़ में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SBI, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको करता है, स्मॉल रिटेल कस्टमर को। अपना पैसा जाते हैं वहाँ से लोन लेते हैं, है ना। ICICI, HDFC, इवन छोटे बैंक्स भी ले सकते हो आप। सो फॉर एग्जांपल स्मॉल पेमेंट बैंक्स लाइक इक्विटास, है ना,
IDFC फर्स्ट, तो ये सारे बैंक हैं, अब इनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो इस टाइप की बैंकिंग को बोला जाता है हाई स्ट्रीट बैंकिंग। तो हाई स्ट्रीट बैंकिंग किससे रिलेटेड है? स्मॉल रिटेल कस्टमर से रिलेटेड है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता है तो आंसर कर पाओगे, अदरवाइज you should skip this question. High street banking refers to large retail bank which have many branch locations in rural as well as urban areas. Next question देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? The government has set up Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation DICGC under RBI to protect the depositor if a bank fails. It also insures. अब DICGC की बात कर रहा है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये DICGC होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने, पीपल ने अपना पैसा कहाँ जमा करा है? दे हैव डिपॉजिटेड देयर मनी, उन्होंने अपना पैसा कहाँ जमा करा है? SBI में। लेकिन क्या हो, अब SBI तो क्या करता है, लोगों के पैसे को लोन में घुमा देता है। क्या हो अगर इसका लोन वापस ही ना आए, तो ये जनता को पैसा कहाँ से देगा? तो ये सिचुएशन से डील करने के लिए क्या है, एक संस्था है जिसको बोला जाता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये क्या करती है? फॉर एग्जांपल, जनता ने कितने रुपए जमा किए? फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ डिपॉजिट किए। सो 100 रुपीज़ पे ये SBI से क्या बोलती है कि भाई आप इस 100 रुपीज़ को इंश्योर करो, क्योंकि आप इसको आगे लोन में घुमाओगे। सो बोले कितना इंश्योर करो? बोले इस पर हमको 10 पैसे का इंश्योरेंस प्रीमियम चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर इस 100 रुपीज़ को घुमाओगे, अगर आप डूब गए तो ये 100 रुपये आपके बिहाफ पे हम जनता को लौटा देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमको क्या दो? एक इंश्योरेंस दो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की संस्था को DICGC। बोले पहले कितना सम इंश्योर्ड था? पहले 1 लाख रुपए इंश्योर्ड था। मतलब अगर फॉर एग्जांपल SBI डूब गया और मेरे 5 लाख रुपए जमा थे SBI में, तो मुझे मैक्सिमम DICGC कितना देगा? सिर्फ 1 लाख। लेकिन अगर SBI डूब गया आज के समय, अब मेरे कितने जमा थे? 5 लाख, तो अब मुझे पूरे 5 लाख मिलेंगे, क्योंकि DICGC आज के समय कितने रुपीस तक के सम को इंश्योर करता है? 5 लाख। सो पहले 1 लाख लिमिट थी, अब उसको 5 लाख कर दिया, सो दैट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री कैन इंक्रीज। तो अब अगर आपका बैंक डूबता है, लिक्विडेट हो जाता है, तो आपको 5 लाख रुपए तक पैसा वापस मिल जाएगा थ्रू DICGC। अगर मान लो किसी का 8 लाख रुपए जमा था, तो भी उसको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5 लाख। अगर किसी कोई बोलता मेरे तो 3 लाख ही जमा थे, तो उसको 3 लाख ही मिलेंगे, उसको 5 लाख नहीं मिलेंगे। मगर मैक्सिमम लिमिट कितनी दे दी है? 5 लाख रुपए। तो बोल रहा है DICGC इनमें से किन किन को कवर करता है? डिपॉजिट इन कोऑपरेटिव बैंक्स, हाँ कोऑपरेटिव बैंक्स को कवर करता है। इंटर बैंक डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट मतलब क्या होता है? SBI का कुछ पैसा ICICI में, ICICI का कुछ पैसा HDFC में। अरे वो उनको कवर नहीं करता, वो तो जनता के लिए है, वो जनता के पैसे को कवर करता। तो टू तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉजिट्स। अब अगर यहाँ आपको डाउट भी है कि क्या ये कवर होती है कि नहीं, तो देखो 2 इनकरेक्ट है, 2 कहाँ है? ये है, लेकिन 1 तब भी दोनों जगह। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A होगा, A ओनली। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कवर नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना, कुछ को करता है लेकिन कुछ को नहीं करता, तो मेजरली को तो नहीं करता है। सो 3 मेरा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? A, दैट इज 1 ओनली। DICGC समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन आ गया। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था नाबार्ड अभी पिछले स्लाइड्स में। 1980s में इसका क्रिएशन हुआ था। इसका काम क्या होता है? ताकि एग्रीकल्चरल लोन्स या रूरल लोन्स इजीली लोगों को दिए जा सकें। नाबार्ड इज अ रीफाइनेंस एजेंसी। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है? रीफाइनेंस का मतलब बता देता हूँ कि डायरेक्टली लोन नहीं देती है। नाबार्ड पहले बैंकों को हेल्प करती है, तो वो पैसा दिलवाती है बैंकों को। इन टर्न बैंक विल गिव लोन्स टू द पीपल। तो इस टाइप की एजेंसी को हम बोलते हैं रीफाइनेंस एजेंसी। पहले ये बैंकों को फाइनेंस देती है, फिर बैंक विल प्रोवाइड फाइनेंस टू द पीपल। तो ऐसी एजेंसी इसको बोलते हैं रीफाइनेंस। ये डायरेक्टली जनता से डील नहीं करती है। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। इट वॉज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यस, ये लॉ के थ्रू क्रिएट करी गई है, तो बात बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन रूरल एरियाज। हाँ, ये रीफाइनेंस करती है। रूरल एरियाज में कोई लैंडिंग इंस्टीट्यूशन था, बैंक था, कुछ भी था, उसको पैसा दिया और वो अब जनता को पैसा देगी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है इट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ सर्टेन कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। हाँ बिल्कुल, ये उनको सुपरवाइज भी करती है कि तुमको जिस चीज के लिए पैसा दिया गया तुम उसके लिए यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बात बिल्कुल सही है, इट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग। 4th बोल रहा है इट हेल्प स्टेट गवर्नमेंट इन रीचिंग देयर टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू एलिजिबल इंस्टीट्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यही तो इसका काम है। दिस इज द पर्पस ऑफ नाबार्ड। सो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो आंसर इज डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। नाबार्ड के बारे में सारी चीजें आपको बता दी। नाबार्ड इज इंटरेस्टेड विद, और भी चीजें दी हुई हैं, आराम से आप इसको रीड कर लेना। मैं हट जाता हूं तो आप इसका एक क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ARDC, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कब आया था? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डज डेट रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स? डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने किसी को लोन दिया। बैंक ने क्या दिया? किसी को लोन दिया। अब वो लोन जिसने लिया
वो उसने लोन पर क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब डिफ़ॉल्ट करने के भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल उसकी एक किस्त थी, उसकी किस्त कब कटने वाली थी, बोले 1 मई को उसकी किस्त कटना थी। उसने 1 मई को किस्त नहीं दी, 1 मई को मिस कर दी, प्लस 90 डेज निकल गए। जैसे ही 90 डेज निकले तो अब बैंक बोलेगा दिस एसेट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि भाई बैंक के लिए तो लोन क्या एसेट है ना, उसकी संपत्ति है ना, क्योंकि वो वापस आने वाली है। लेकिन अगर वो वापस नहीं आ रही तो बोलेंगे दिस इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए हो गया है लोन, क्योंकि 90 डेज निकल गए और अभी तक किस्त नहीं आई है। लेकिन धीरे धीरे मान लो क्या हुआ, आदमी 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गए, अब वो किस्त भर ही नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा, बैंक के एसेट्स या बैड एसेट्स बढ़ते जाएंगे। सो बैंक इस केस में क्या करेगा, तो देखो जिसने लोन लिया है उसने कुछ ना कुछ कोलेटरल रखा होगा, तो वो क्या करेगा, या तो इसकी संपत्ति को नीलाम कर देगा कि भाई छोड़ो, इसने घर रखा था, घर को बेच के मैं मेरा पैसा रिकवर कर लेता हूँ। या हो सकता है जिसने लोन लिया हो उसने घर नहीं रखा हो, वो क्या हो, एक बड़ा बिजनेस हो, वो एक बड़ी कंपनी हो, तो बैंक इस केस में क्या करेगा, हो सकता है उसके बिजनेस को ओवरटेक कर ले, क्योंकि अगर बिजनेस को बेचने जाएगा तो बोले करोड़ों का बिजनेस लाखों में भी नहीं बिक रहा है, ऐसा होता है। तो बैंक क्या करेगा, उसके मैनेजमेंट को चेंज करेगा, उसके डायरेक्टर्स को चेंज करेगा और खुद उस बिजनेस को रन करने की कोशिश करेगा ताकि वो उसका लोन कवर कर सके। उसको हम बोलते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग। क्या बोलते हैं उसको, डेट रीस्ट्रक्चरिंग। राइटिंग ऑफ डेट टू इंप्रूव बैंक्स अकाउंट शीट। भाई डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब राइटिंग ऑफ नहीं होता है। राइटिंग ऑफ कर देना मतलब क्या होता है कि भाई मेरे बुक्स में लिखा हुआ था कि भाई मैंने 1 लाख रुपए इसको दिए, मैंने बुक्स से हटा दिया, बुक्स क्लियर कर दी मेरी, क्योंकि मुझे लग रहा था पैसा नहीं आएगा। राइटिंग ऑफ का मतलब वेव ऑफ नहीं होता, मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ मेरी बुक्स क्लीन करी है, लेकिन मैं बाद में वसूल सकता हूं। सो राइटिंग ऑफ करना मतलब नहीं होता डेट रीस्ट्रक्चरिंग का। डेट रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है कि बिजनेस को ओवरटेक करना, उसके मैनेजमेंट को चेंज करना, प्रमोटर्स को चेंज करना, बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना, सो दैट बैंक कैन रिकवर इट्स लोन अमाउंट। सो राइटिंग ऑफ नहीं मतलब होता इसका। 2 क्या बोल रहा है, कन्वर्टिंग द डेट टू इक्विटी एंड ट्राइंग टू रिकवर लोन बाय एम्प्लॉइंग साउंड मैनेजरियल टेक्निक इन द डिफॉल्टर्स फर्म। बात बिल्कुल सही है। वो क्या करता है, जो उसने पैसा दिया हुआ है लोन में, अब उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लेता। बैंक बोलता है कि भाई मैंने तो आपको लोन दिया था, बट नाउ आई एम द ऑनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। सो ऑनर हो गया मतलब बोले मैंने इक्विटी एक्वायर कर ली, मतलब इसके शेयर ज़्यादातर मेरे हो गए। अब मैं क्या करूंगा, उसमें कुछ साउंड मैनेजरियल टेक्निक लगाऊंगा सो दैट आई कैन रिकवर माई लोन। तो स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। सो मेरा आंसर हो जाएगा 2, दैट इज बी। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पर आंसर दिया हुआ डी, तो डी नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर मेरा क्या होगा, डेट रिस्ट्रक्चरिंग का बी। सो आरबीआई स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, स्कीम दे कैन कन्वर्ट देयर लोन्स इनटू इक्विटी। तो लोन्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन द फर्म, है ना, जो डिफॉल्टर फर्म है। डिसलॉज द प्रमोटर, जिनके कारण ये सब सिचुएशन आई है। मैनेजमेंट एंड ब्रिंग इन न्यू प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट। अब ध्यान रखना कि जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है ये यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस है, वहाँ के बैंक्स के पास ये सारी एक्सपर्टाइज है। लेकिन इंडियन बैंक के पास अभी इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना उनके पास ऐसे प्रमोटर है ना ऐसा मैनेजमेंट है कि वो किसी भी कंपनी को जाके हायर करे और उसके प्रमोटर और मैनेजमेंट को रिप्लेस करके उसको प्रॉफिटेबल वे में रन करना स्टार्ट कर दे। तो इंडियन बैंक्स के लिए ये स्कीम को यूज करना काफी डिफिकल्ट है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय। कमर्शियल बैंक क्रेडिट को कैसे क्रिएट करते हैं, लेंडिंग डिमांड डिपॉजिट टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। बिल्कुल, उनके पास जो पैसा आता है उसको जनता को देते हैं और क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं, बात बिल्कुल सही है। होल्डिंग एक्सेस रिजर्व विद द ऑथोराइजेशन फ्रॉम आरबीआई। अगर वो पैसे को होल्ड करेंगे एक्सेस रिजर्व को आरबीआई के कहने पर, तो फिर वो क्रेडिट का क्रिएशन कैसे करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन कब होगा, जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई तो बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि इस केस में जनता के पास पैसा जा ही नहीं रहा है। सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड बोल रहा रिक्वेस्टिंग आरबीआई टू प्रिंट करेंसी फॉर मीटिंग लिक्विडिटी करंट। क्या एसबीआई कभी ऐसा आरबीआई से रिक्वेस्ट करता है कि आप और करेंसी प्रिंट करो सो दैट लिक्विडिटी क्रंच कैन बी मैनेज्ड। अरे आरबीआई फिर क्या सो रहा है क्या, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऐसा कोई वो रिक्वेस्ट वगैरह नहीं करता, ना उसको ऐसे कोई पावर दिए गए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए, दैट इज 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सारी चीजें क्या थी। फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस, अगर आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना है, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, परसिवरेंस आईएएस की ऐप के ऊपर आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, जिसमें प्री प्लस मेंस की कंप्लीट सिलेबस को कवरेज कराया जाएगा विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।